हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज है 31 जनवरी 2022। हमारे भारत देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन। दो दिन हमारे पूरे भारत देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक आज का दिन होगा, एक कल का। मतलब क्या है, आज इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 रिलीज किया गया, कल बजट को पेश किया जाएगा। तो ये दिन हमारे भारत देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं कि हमारी आर्थिक दशा और दिशा कैसी रही पिछले साल और आगे आने वाले साल में हमारी आर्थिक दशा और दिशा कैसी रहने वाली है। इन दोनों का एक समग्र आकलन करने के लिए ये दोनों दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इसी के साथ आपके एग्जाम्स के लिए भी ये दोनों के दोनों दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम आप दे लें, भारत के अंदर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में इस चैनल पे आज मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे समझाऊंगा जो आज ही रिलीज किया गया है। इससे रिलेटेड इसका एक ओवरव्यू हम लोग इसमें देखेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए हो सकती हैं, वो सारी की सारी इसमें बताने का मैं ट्राई करूंगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता और इतना हम समझ भी नहीं पाते हैं कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे हम समझ पाए, इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसका ओवरव्यू आपके लिए सामने लेके आया हूँ, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर एसएससी और जो आप डिफेंस के एग्जाम्स देते हैं वहां पे। डिफेंस यानी कि जैसे मैं एनडीए सीडीएस की बात करूं तो इसके एग्जाम्स यूपीएससी लेता है, आपको पता है। और आप इस बात के लिए श्योर हो जाइए कि यूपीएससी अगर इसके एग्जाम्स ले रहा है, जो कि अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चंस बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से जरूर बनने वाले हैं। एसएससी के एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो सीधे शुरू करते हैं आज के अपने इकोनॉमिक सर्वे को, जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हैं वो चीजें आपको बताने का ट्राई इसमें करूंगा। तो बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग पढ़ना शुरू करें। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि हु प्रिपेयर्स इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इस रिपोर्ट को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और उनकी टीम के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं तो अभी कल परसों ही फ्राइडे के दिन वी अनंत नागेश्वरन जी को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यहाँ पे नियुक्त किया गया था। तो उनके द्वारा ही इसको आज ब्रीफ किया गया था। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये हमारे वित्त मंत्रालय का एक बहुत ही अहम दस्तावेज होता है। इसको पार्लियामेंट में दोनों सदनों में इसको पेश किया जाता है, जब इसको फाइनेंस मिनिस्टर अलाउ कर देते हैं तो उनकी परमिशन के बाद। इन दिस रिपोर्ट ऑल पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमी आर डिस्कस थ्रू स्टैटिस्टिकल डेटा। जो ये रिपोर्ट होती है, इसमें हमारी इकोनॉमी के हर महत्वपूर्ण पहलू को स्टैटिस्टिकल डेटा के माध्यम से, जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं उसके माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी एंड इंपॉर्टेंट डेटा ऑन इकोनॉमिक पैरामीटर्स। जो हमारे देश में इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, आर्थिक मापदंड हैं, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हमारे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा दोनों निर्धारित होती है कि हमने साल की स्टार्टिंग में जो जो प्लान किए थे क्या हमने वो कर पाए। अगर हम वो कर पाए तो जो जो भी चीजें बीच में हुई, अब फ्यूचर में हम किस तरीके से प्लान करेंगे, उन चीजों का लेखा जोखा तैयार करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण होता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में मेन डिफरेंस यही है कि इकोनॉमिक सर्वे जो साल अभी चल रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके लिए आता है, लेकिन बजट जो होता है वो आने वाले सत्र के लिए होता है, आगे आने वाले साल के लिए होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे आज रिलीज किया गया, ये इस साल का था, यानी कि इस साल हमने क्या क्या किया उसके आधार पर हम फ्यूचर में क्या क्या पॉलिसी बना सकते हैं उस बारे में होता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ डीप स्टडी ऑन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारे अर्थव्यवस्था के किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए, उसके बारे में एक डीप स्टडी, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में ये प्रोवाइड करता है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में ये सब कुछ था। इसके बारे में एक छोटा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं आज के हमारे इकोनॉमिक सर्वे की। तो जो पहला इकोनॉमिक सर्वे है वो भारत के आजाद होने के बाद 1950-51 में पेश किया गया था पहली बार। 1964 तक ये एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट यानी कि बजट के साथ ही पेश किया जाता था, इसको सेपरेटली पेश नहीं किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद इसको अलग से पेश किया जाने लगा, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट या बजट के अलावा उसके पहले दिन अलग से इसको पेश किया जाने लगा।
2015 ऑनवर्ड्स इट इज बीइंग प्रेजेंटेड इन 2 वॉल्यूम्स। 1964 के बाद इसको एक ही वॉल्यूम में इसको पेश किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद इसको 2 वॉल्यूम में पेश किया जाने लगा। यानी कि जो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता था, इसके 2 वॉल्यूम होते थे, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। उसके बाद एक और हिस्सा जहाँ पे ग्राफ्स वगैरह दिखाए जाते थे। तो पहले 2015 के बाद 2 वॉल्यूम्स में लाया जाता था, लेकिन इस साल इसमें अगेन चेंज कर दिया गया है, इसको फिर से एक ही वॉल्यूम में लाया गया है। एक्चुअली इस बार इसमें थोड़े से और चेंजेस किए गए हैं, एक ही वॉल्यूम में ना बोलें तो इसमें एक्चुअली अभी भी 2 वॉल्यूम है, लेकिन इस तरीके से वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 नहीं बोला गया। तो अभी आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से इस बार पेश किया गया है। जो 2015 के बाद शुरू मतलब इसको पेश किया जाता था, इसके पहले वॉल्यूम में जो था होता था इकोनॉमी की कंडीशन के बारे में बताया जाता था, उसके बारे में थीमेटिकल रूप से बताया जाता था। और सेकंड जो वॉल्यूम हुआ करता था वो एक ब्रीफ सर्वे देता था हमारी इकोनॉमी के हर सेक्टर के बारे में। उसमें ग्राफिकल चीज़ों का यूज ज़्यादा किया जाता था और स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज उसमें किया जाता था सेकेंड वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड था। इस बार इसमें फिर से चेंज किया गया है। इस बार इसमें चेंज करने के बाद इसको अगेन एक ही वॉल्यूम में लाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ होता है स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, तो आपको इस तरह का कवर पेज देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के लिए ये कवर पेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। कभी कभी एग्जाम्स में आपसे इसके कवर पेज को लेकर के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आपको यहाँ पे नर्सेस, डॉक्टर्स दिखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें दिख जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें दिख जाएंगी, कृषि से रिलेटेड चीजें दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे आपको साइंस, रॉकेट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका कवर पेज है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको सामने अब दिख रहा है, इस तरीके से इस बार इसको पेश किया गया है। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे, स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स, 2 चीजों में इधर जो है हिंदी में लिखा गया है इस चीज को। ठीक है, तो जैसे पहले वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 होता था, उसके बाद उसमें यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में कुछ चीजें दिखाई जाती थी, लेकिन इस बार है तो वैसे 2 हिस्से हैं, लेकिन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इस तरीके से नहीं है। एक वॉल्यूम 1 जो है इसका इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे पूरा का पूरा है, दूसरा इसका मेन जो है स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स है। तो इन 2 भागों में इसको इस बार प्रेजेंट किया गया है, पहले इस तरीके से इसको पेश नहीं किया जाता था। ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहा है ये आपका इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स है और इस तरफ वाले स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स के चैप्टर्स है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे जितने चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, प्रीफेस को छोड़ के नीचे 11 चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ना एक बार में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके एसएससी एंड डिफेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं इन सारे के सारे चैप्टर्स को आपको बताऊंगा, लेकिन उनके बारे में ओवरव्यू दूंगा कि इनमें क्या क्या चीजें मेन है। वैसे पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे 400-500 पेजेस का होता है, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेन पॉइंट्स को सारे चैप्टर्स के मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बताने का ट्राई करूंगा, एंड आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप पूरे लास्ट तक इस चीज़ को देखो, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। CDS का एग्जाम अप्रैल में है, डेफिनेटली वहाँ पे आपके इससे क्वेश्चन बनने ही बनने वाले हैं। ठीक है, आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं थीम। इसके थीम से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे था उसकी थीम क्या थी, ये पूछ लिया जाता है। तो इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे है इसकी थीम को एजाइल अप्रोच रखा गया है। ठीक है, इस बार की थीम है, इसका हिंदी में अगर बोलें तो इसको त्वरित दृष्टिकोण बोला जाता है। इसको कोविड-19 महामारी की स्थिति में भारत के आर्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। ठीक है, जो हमारे कोविड-19 फैला था उसमें इंडिया ने इकोनॉमिक रिस्पॉन्स कैसा दिया, ठीक है, त्वरित रूप से दिया, तो उस हिसाब से इसको एजाइल अप्रोच इस बार इसकी थीम रखी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके प्रीफेस है, इसकी जो प्रस्तावना है, इसकी प्रस्तावना ये बताती है कि जो समग्र दृष्टिकोण है हमारा, ठीक है, समग्र दृष्टिकोण, फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं, सुरक्षा संबंधी उपायों पर आधारित हमारा जो प्रीफेस है वो रखा गया है। जो चीजें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है इसी को मैंने हिंदी में बोला। ठीक है, तो ये इसकी थीम है एजाइल अप्रोच, जो आपको याद रखनी है, और प्रीफेस इसका ये चीजें बताता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक एक करके सारे के सारे जो 11 के 11 चैप्टर्स हैं उनका एक ओवरव्यू देता हूँ कि उसमें मेन क्या क्या बातें बताई गई, क्योंकि सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इन्हीं से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनेंगे, एसएससी और डिफेंस के लिए खासकर यहाँ से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है जो चल रहा है, इसकी GDP हमारी 9.2% से ग्रो करने वाली है।
जो अभी वर्तमान में चल रहा है, फरवरी मंथ ही है, अभी तो है, लास्ट क्वार्टर चल रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, इसकी जो जीडीपी है हमारी 9.2% से ग्रो करेगी, ऐसा एस्टिमेशन इसमें लगाया गया है। और साथ ही इसमें ये बताया गया है कि 2022-23 के लिए हमारी जीडीपी 8 से 8.5% तक रह सकती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये एस्टिमेशन है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो लेटेस्ट फोरकास्ट किए थे, उनके हिसाब से जीडीपी बताई गई थी 8.7% और 7.5% रिस्पेक्टिवली बताई गई थी 2022-23 के लिए। तो जो अगर आप देख पा रहे होंगे ऊपर एस्टिमेशन किया गया है, वो लगभग इनके साथ कंपेरेबल है, ये चीज इसमें बताई गई है। आईएमएफ के जो विश्व आर्थिक परिदृश्य है, उसके अनुमान के तहत 2021-22 और 22-23 में भारत की जो रियल जीडीपी है उसको 9% और 2023-24 में 7.1% रहने की उसमें संभावना बताई गई है। और इसी हिसाब से ये बोला जा रहा है कि भारत अगले 3 साल तक भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम इसी में एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर या उससे अलाइड जितने भी सेक्टर्स होते हैं, वो सब 3.9% से ग्रो करेंगे। और इंडस्ट्री जो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र 11.1% और सर्विस सेक्टर जो सेवा क्षेत्र है वो 8.1% से ग्रो करेगा। ऐसी बात इसमें की गई है 2021 और 22 के लिए। ठीक है, और इसमें यह भी बात बताई गई है कि जो सेकेंड वेव थी कोविड-19 की, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो जो पहले फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके उस समय पे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था उससे बहुत ज़्यादा कम रहा था। हालांकि इसमें यह भी बोला गया कि जो हेल्थ सेक्टर पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो सेकेंड वेव के दौरान इकोनॉमिक इम्पैक्ट फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा था उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कम था। अब इसी के साथ साथ अगर डिमांड साइड की बात की जाए, तो डिमांड साइड की बात करें तो 2021-22 में जो कंजम्पशन है वो 7%, और जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो 15%, और निर्यात यानी कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 16.5%, और जो इंपोर्ट्स हैं वो 29.4% बढ़ने का इसमें अनुमान लगाया गया है, जो कि आपको लास्ट पॉइंट से भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो पहला चैप्टर था स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, उस पूरे चैप्टर में से कुछ खास चीजें ये बताई गई हैं यहाँ पे, जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एस्टिमेटेड जीडीपी क्या बताई गई है इस साल के लिए, अगले साल के लिए, एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, इन सब के द्वारा क्या क्या बताई गई हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने इस वाले चैप्टर में आपको ओवरव्यू लेकर के बता दिया गया है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं पहले चैप्टर में। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर है वो फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर राजकोषीय या वित्तीय मजबूती की बात यहाँ पे ये करता है। इसमें क्या बात की गई है कि जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो 67.2% बढ़ गए हैं। जो इस अप्रैल से नवंबर 2021 की अगर हम बात करें, तो इसमें रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू इनकम है वो 67.2% इंक्रीज हुई है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 50% तक इसी सेम पीरियड में इंक्रीज हुए हैं। अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 तक ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू भी क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। ये बात इसमें की गई है। और इसमें यह भी बताया गया कि ड्यू टू सस्टेन्ड रेवेन्यू कलेक्शन एंड अ टारगेटेड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट हैज बीन कंटेन्ड टू 46.2% फॉर अप्रैल टू नवंबर 2022। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सस्टेन्ड रेवेन्यू कलेक्शन और टारगेटेड एक्सपेंडिचर फिस्कल पॉलिसी है, उसके तहत क्या किया गया कि जो अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान जो राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट है हमारा, उसको बजट के अनुमान के 46.2% के स्तर पर सीमित रखने में हमें सफलता मिली, यानी कि हम 46.2% उसको सीमित रखने में सफल रहे हैं। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डेट है वो भी 59.3% तक, जीडीपी के इतने परसेंट तक बढ़ गए, जो कि 49.1% रहे थे 2019-20 के दौरान पे, उसमें पे 49.1% थे, जो कि अब बढ़ के 59.3% हो गए। ये इसमें ऐसी बात की गई है विद द एनहेंस बोरोइंग ऑफ अकाउंट ऑफ कोविड-19, क्योंकि तो हमें पता है कोविड-19 अचानक से आ गया, तो उसकी वजह से हमें कुछ बोरोइंग्स लेनी पड़ी, जिसकी वजह से हमारे जो डेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। डेट्स बढ़ने के बावजूद भी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको हम लोग 46.2% तक सीमित रखने में सफल रहे। ये बात की गई है सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर से ये तो 2-4 पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा चैप्टर है वो एक्सटर्नल सेक्टर या बाह्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर्स में क्या क्या बात की गई है।
पहला पॉइंट, इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स रिबाउंडेड स्ट्रांगली एंड सरपास्ड प्री कोविड लेवल्स ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर। इसमें ये बात की गई है कि जो भारत के कॉमर्शियल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स हैं, उन्हें बिल्कुल स्ट्रांगली इसमें वापसी की है, और जो करंट फिस्कल ईयर है हमारा, उसके दौरान ही कोविड से पहले के स्तरों से ज्यादा हो गया है। यानी कि इस समय पे जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, इस बार के जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हैं, वो जो प्री कोविड टाइम पे थे उस समय से भी ज्यादा इस बार हो गए हैं, ऐसी बात इसमें बताई गई है। और लेकिन इसी के साथ साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टूरिज्म रेवेन्यूज है उसमें वीकनेस आई है। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर में अभी भी वीकनेस आई है, ये बात इसमें बताई गई। जो नेट कैपिटल फ्लोज है, they were higher at $65.6 billion in the first half of 21-22 on account of continued inflow of foreign investment, revival in the net external commercial borrowings, higher banking capital and additional special drawing rights एलोकेशन। इसमें ये बताया जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यूअस इनफ्लो होने के मतलब बढ़ोतरी हुई, और रिवाइवल नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में रिवाइवल, हायर बैंकिंग कैपिटल और एडिशनल स्पेशल ड्राइंग राइट्स HDR होते हैं, जो दुनिया की 5 सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसीज है, उसका एक वेटेड एवरेज होता है HDR। उन सब की वजह से क्या हुआ है, नेट कैपिटल फ्लोज हमारे हाई हुए हैं। कितने, $65.6 बिलियन तक हो गए फर्स्ट हाफ 2021-2022 के बीच में। और फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यूज जो है हमारे $600 बिलियन को क्रॉस कर गए फर्स्ट हाफ 21-22 के दौरान, और इन्होंने $633.6 बिलियन US डॉलर तक को 31 दिसंबर तक को क्या कर दिया, इस आंकड़े को टच कर दिया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान देने की है। फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो $600 बिलियन US डॉलर के आंकड़े को क्रॉस करके 633.6 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गए हैं 31 दिसंबर 2021 तक की अगर बात की जाए तो। As of end November 2021, India was the fourth largest forex reserves holder in the world after China, Japan, Switzerland। तो इसी के साथ क्या हो गया, जब ये 633.6 बिलियन US डॉलर तक पहुंचा, तो इंडिया दुनिया में फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स होल्डर बन चुका है। सबसे पहले चाइना, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड, फोर्थ नंबर पे कौन आता है, इंडिया। ये नवंबर 2021 के आखिरी तक की बात की जा रही। ठीक है, तो एक्सटर्नल सेक्टर्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो ये होते हैं आपके सामने। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। जो अगला चैप्टर इसमें बताया गया मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की बात ये करता है, यानी कि मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता की बात इसमें की जाती है। इसमें बात की गई है कि देयर वाज द लिक्विडिटी सरप्लस इन द सिस्टम। इसमें ये सिस्टम में जो तरलता है यानी कि पैसों का चलन है, वो उसकी अधिशेष यानी कि वो सरप्लस में रहा, ज्यादा ही रहा, लिक्विडिटी इसमें ज्यादा रही। रेपो रेट को 4% तक 4% पे इसको मेंटेन करके रखा गया 2021-22 में। और RS 89,066 crore was raised via 75 initial public offerings issues in April से नवंबर 2021, which is much higher than in any year in the last decade। की पिछले जो एक दशक की बात करें तो उसमें किसी भी साल की अगर हम बात करें तो अप्रैल से नवंबर 2021 के बीच 75 IPOs के माध्यम से यहाँ पे लगभग 90,000 करोड़ अगर हम बात करें, 89,066 करोड़ इतने की इसमें इतने रुपए की रेजिंग कर ली गई IPO के माध्यम से। ठीक है, तो ये पिछले 10 सालों में किसी भी साल की सबसे हाईएस्ट रही है इस बार। सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो अगर आपको याद होगा 18 अक्टूबर उसमें भी एक न्यूज भी चली थी ये वाली कि सेंसेक्स और निफ्टी ने 61,766 और 18,477 इस आंकड़े को टच कर लिया। 18 अक्टूबर 2021 की ये बात थी। और अगर हम मेजर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की बात करें तो इंडियन मार्केट्स आउट परफॉर्म पीयर्स इन अप्रैल दिसंबर 2021। तो इंडियन मार्केट्स है उन्होंने क्या किया, सबको आउट परफॉर्म कर दिया। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 तक की बात इसमें की जा रही है। जितनी भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, हम यहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात नहीं कर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में इंडिया ने सबको क्या किया, आउट परफॉर्म किया है। ये बात भी इसमें की जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है प्राइस
प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, यानी कि मूल्य तथा इन्फ्लेशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति। अगर इसकी बात करें तो इसमें बात ये की गई है कि फूड इन्फ्लेशन एवरेज एट अ लो ऑफ 2.9% इन 21-22, कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसको 2.9% तक ही एवरेज इसको रखा गया अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, एज अगेंस्ट 9.1% इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट। अगर हम इसी पीरियड को लास्ट ईयर की बात करें तो वहां पे 9.1 था, जो कि इस बार 2.1% तक इसको एवरेज इसको रखा गया। होल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स रोज टू 12.5%। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से होलसेल इन्फ्लेशन है वो क्या हुआ, 12.5% तक बढ़ गया 2021-22 के दौरान। और जो एवरेज हेडलाइन या सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, कंबाइंड इन्फ्लेशन मॉडरेटेड टू 5.2% इन 2021-2022। तो इस दौरान 5.2% पे रखा गया इसको और तक सीमित किया गया। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उस पर होलसेल इन्फ्लेशन को 12.5% तक इसमें बढ़ोतरी देखने को आपको मिली है। तो ये प्राइसेस एंड प्राइस इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में ये कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई जैसे जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है इसमें 12.5% की वृद्धि हुई है। तो ये हुआ क्यों? ये इसीलिए हुआ कि इसमें ऐसा कुछ बताया गया कि जो पिछले साल था उसमें निम्न आधा यानी कि लो बेस था, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्थिक जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी आपको तेजी देखने के लिए मिली है। इसके साथ साथ इसमें जो कच्चा तेल होता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, और अन्य आयातित वस्तुओं तथा जो उच्च माल ढलाई वाले चीजें होती है उसमें लागत में भी आपको देखने को मिली है वृद्धि। इन सब चीजों की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इसमें 12.5% की इन्फ्लेशन आपको देखने के लिए मिली है WPI में। ठीक है, ये सब चीजें थी इसमें। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका चैप्टर है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करता है, यानी कि सतत विकास और जलवायु परिवर्तन। आप इस वाले चैप्टर से आपके डिफेंस के एग्जाम यानी कि सीडीएस की बात करूं तो वहां पे आप यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात की गई, इंडियाज ओवरऑल स्कोर ऑन द नीति आयोग SDG इंडेक्स। जो नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स निकालता है उसमें इंडिया की जो ओवरऑल रैंक रही है वो 66 रही है 2021 के दौरान, जो कि पहले 2019-20 में 60 थी और 2018-19 में 57 थी। तो ये रैंक आपको याद रखनी है क्योंकि ये रैंक से आपसे पूछी जा सकती है, ये वाली रैंक कि नीति आयोग के SDG इंडेक्स में 2020-21 के लिए क्या इंडिया की रैंक रही, तो 66 रही। 2019-20 में जो 60 थी और उससे पहले ये 57 थी। इंडिया हैज द 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। इसमें यह भी बताया गया कि इंडिया का वर्ल्ड में 10वें नंबर पे सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया आता है, यानी कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, 10th नंबर पे स्टैंड करता है। इन 2020 इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट एरिया ड्यूरिंग 2010 टू 2020। इसमें बात ये की जा रही है कि 2010 से 2020 की अगर हम बात करें तो अपने फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करने के मामले में इंडिया थर्ड नंबर पे रखा जाता है। अगर हम 2020 तक इनमें 2020 में द फॉरेस्ट कवर्ड 24% ऑफ इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया। भारत के टोटल जोग्राफिकल एरिया में जो जंगल है वो 24% एरिया में, और जो कि विश्व के पूरे जंगल के एरिया का 2% है। यानी कि भारत का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसमें 24% हिस्से में जंगल है, जो कि पूरे दुनिया में जितने भी जंगल हैं उसका 2% एरिया कवर करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसमें बात क्या की गई, तो प्राइम मिनिस्टर एज अ पार्ट ऑफ नेशनल स्टेटमेंट डिलीवर्ड एट द 26th COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन ग्लासगो इन नवंबर 2021 अनाउंस्ड एम्बिशियस टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। उन्होंने सारे जो टारगेट्स हैं इसको 2030 तक अचीव करने की बात करी है। जो COP 26 ग्लासगो में हुआ था वहां पे नवंबर में हुआ था जो, और इसमें जो एमिशंस हैं उनको भी रिड्यूस करने की बात और ज्यादा रिड्यूस करने की बात इसमें करी है। ठीक है, इसमें एक वन वर्ड मूवमेंट जो है लाइफ, इसको स्टार्ट करने की जरूरत है। इस लाइन पे इसमें जोड़ दिया गया है। इसमें ये मतलब बोलना चाह रहे हैं कि बिना सोचे समझे और जो हम विनाशकारी खपत करते हैं, कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि सोच विचार करके हमें किस चीज की जरूरत है किस चीज की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों पे ध्यान देना है और इस चीज को हमें इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाना है। तो इन चीजों के लिए लाइफ मूवमेंट को अंडरलाइन किया गया है इसमें कि हमें ये सब स्टार्ट करने की जरूरत है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज चैप्टर में से ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर
एंड फूड मैनेजमेंट की, यानी कि कृषि और खाद्य मैनेजमेंट या खाद्य प्रबंधन की बात करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये अभी पिछले 1-2 सालों से, पिछले साल भी और इस साल भी क्या देखने को मिला है, इसमें ग्रोथ ही देखने को मिली है। ये आपका लॉस में नहीं गया है ये सेक्टर। इसने अभी कितनी 3.6% की ग्रोथ को रजिस्टर किया है 2020-21 के लिए, और 2021-22 के लिए कितना किया है इन्होंने, 3.9% की ग्रोथ को रजिस्टर किया। देखिए तो कंटिन्यूस आपको इसमें ग्रोथ ही देखने के लिए मिल रही है। तो 3.6 थी वो 3.9% हो गई। नेट रिसीट्स जो थी क्रॉप प्रोडक्शन से, वो भी आपकी 22.6% तक इंक्रीज हुई है। जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, जहाँ पे पशुपालन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 8.15% ग्रो किया है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स एंडिंग 2019-20। ठीक है, 2019-20 तक की अगर हम बात करें तो जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो 8.15% तक ग्रो किया है पिछले 5 सालों में। ये चीज में बताई गई है। गवर्नमेंट हैज फर्दर एक्सटेंडेड द कवरेज ऑफ फूड सिक्योरिटी नेटवर्क थ्रू स्कीम्स लाइक पीएम गरीब कल्याण योजना। पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी नेटवर्क को कवरेज देने के लिए एक्सटेंशन किया, उसको और आगे बढ़ाया है। ये बात इसमें की गई है। तो ये चीज एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट चैप्टर से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे देखते हैं। आगे जो अगला चैप्टर आपका है वो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, यानी कि उद्योग और बुनियादी ढांचे या के बारे में बात करता है। तो इसमें क्या बात की गई है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू एट 17.4% ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर 2021। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 17.4% तक बढ़ा है, ऐसी बात इसमें की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द इंडियन रेलवेज हैज इंक्रीज्ड टू 155181, यानी कि 1,55,181 करोड़ इतना इंक्रीज किया है रेलवे में खर्चा 2020-21 में, फ्रॉम एन एवरेज एनुअल ऑफ RS 45,980 करोड़ ड्यूरिंग 2009 से 2014। 2009 से 2014 के बीच जो एनुअल खर्चा था वो 45,000 तक किया जाता था, जो कि 2020-21 तक क्या कर दिया गया है, 1,55,181 करोड़ तक इंक्रीज किया गया है। ये बात इसमें की गई है। एंड इट हैज बीन बजटेड टू फर्दर इंक्रीज टू 2,15,000 करोड़ इन 2021-2022। और ऐसा बजट किया गया है, ऐसा एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2021-22 तक अगले क्या करेंगे लोग, 2,15,058 करोड़ रुपए तक का इसमें खर्चा किया जाएगा। अब 5 टाइम्स इंक्रीज इन कंपैरिजन टू द 2014 लेवल, जो कि 2014 के लेवल के अगर आप देखें उस पर लगभग 5 गुना ज्यादा ये हो जाएगा। देयर वॉज राइज ऑफ 30.4% इन एक्सटेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, 36.5 kilometers per day in 2020-21 from 28 kilometers per day in 2019-20। तो इसमें बात की गई है कि इसमें 30.4% रोड कंस्ट्रक्शन में के निर्माण में ज्यादा आपको देखने को मिला है, यानी कि रोड का जो निर्माण है वो 30.4% ज्यादा देखने के लिए मिला है। पर डे की बात करें तो जो कि 2019-20 में 28 किलोमीटर एक दिन में रोड बना करती थी, वो 36.5 किलोमीटर पर डे बननी शुरू हो गई 2020-21 तक। तो इतना इसमें 30.4% का एक्सटेंशन आपको देखने के लिए, राइज आपको देखने के लिए मिला है। इंट्रोडक्शन ऑफ PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स वुड सपोर्ट द पेस ऑफ रिकवरी। इसमें यह भी बात की गई है कि रिकवरी की पेस को जो PLI स्कीम्स हैं ये सब क्या करेंगी, सपोर्ट करने वाली है, ऐसी बात इसमें की गई है। आगे बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर की, यानी कि सेवा क्षेत्र की। अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है ऑफ सर्विसेज क्रॉस्ड प्री पेंडेमिक लेवल्स इन जुलाई सितंबर क्वार्टर ऑफ 21-22। जो 2021-22 का जुलाई सितंबर वाला क्वार्टर था उसमें ग्रॉस वैल्यू एडिशंस की बात करें सर्विस सेक्टर्स में तो उन्होंने प्री पेंडेमिक लेवल्स को भी क्रॉस कर दिया है। However, GVA of contact intensive sectors like trade, transport, etc. still remain below pre-pandemic level। लेकिन इसके साथ साथ ये बात करते हैं कि जिसमें कॉन्टेक्ट ज्यादा होता है लोगों की, जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब में अगर हम बात देखें GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन को अगर हम देखें तो ये अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल से नीचे ही है। बाकी अन्य सेवा क्षेत्रों की बात अगर की जाए तो वो प्री पैंडेमिक लेवल्स को क्रॉस कर गए जुलाई सितंबर वाले क्वार्टर में। ओवरऑल सर्विस सेक्टर GVA इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 8.2%। इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि जो ओवरऑल सर्विस सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो 2021-22 में ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 8.2% से ग्रो करेगा। सर्विस सेक्टर रिसीव्ड ओवर $16.7 बिलियन US
FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें इतनी ज़्यादा हुई है सर्विस सेक्टर में, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 54% ऑफ टोटल FDI इनफ्लो, जो कि 54% जो टोटल FDI इनफ्लोज होते हैं हमारे देश में उसका 54% है। 16.7 बिलियन US डॉलर का आपको देखने के लिए मिला है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 21-22, यानी कि 2021-22 के फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो जितना भी FDI इनफ्लो हुआ उसमें 54% किस में हुआ है, सर्विस सेक्टर में हुआ है, जो कि कितना है 16.7 बिलियन US डॉलर है। इसी के साथ इसमें बात की जा रही है कि इंडिया हैज बिकम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना। ये बात कर रहे हैं कि इंडिया US और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, यानी कि स्टार्टअप्स को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। तो US नंबर 1 पे, सेकंड पे चाइना, देन थर्ड नंबर पे इंडिया बन चुका है। नंबर ऑफ न्यू रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स इंक्रीज टू ओवर 14,000 इन 2021-22 फ्रॉम 733 इन 2016-2017। 2016-17 में जो 733 एनुअल आपके स्टार्टअप्स होते थे वो 2021-22 में 14,000 तक पहुंच चुके हैं। तो ये बात इसमें की गई है। 44 इंडियन स्टार्टअप्स हैव अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2021। 2021 में अगर आप बात करें तो 44 ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स थे जिनको यूनिकॉर्न स्टेटस मिल गया, टेकिंग ओवरऑल टैली ऑफ यूनिकॉर्न्स टू 83। अब भारत में टोटल 83 यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ विच आर इन सर्विस सेक्टर, जिनमें अधिकतर कौन से सर्विस या सेवा क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। तो ये सब बातें सर्विस सेक्टर से आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो अगला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सामाजिक बुनियादी ढांचा और रोजगार, जो कि इस इकोनॉमिक सर्वे का अंतिम चैप्टर है, जो कि 11th चैप्टर है। इसमें बात की गई है कि 157.94 करोड़ डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज ऑन 16th of January 2022, 91.39 करोड़ फर्स्ट डोज एंड 66.05 करोड़ सेकेंड डोजेज। तो इसमें ये बात की गई है कि 16 जनवरी 2022 तक की अगर हम बात करें तो कोविड-19 से जो एडमिनिस्टर की गई हैं डोजेज लगभग 157.94 करोड़ डोजेज अभी तक हमारे देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें से 91 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोज हैं और बाकी 66.05 करोड़ सेकेंड डोजेज हैं। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस, जैसे कि अगर हम हेल्थ, एजुकेशन या अदर सेक्टर्स की बात करें तो इनमें जो एक्सपेंडिचर किया गया है सेंटर और स्टेट्स के द्वारा, वो GDP के हिस्से की बात करें उसमें अगर तो वो 6.2% जो कि 2014-15 में किया जाता था उससे बढ़ के 8.6% कर दिया गया है 2021-22 में। ठीक है, यानी कि सोशल सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन सब की बात करें तो 2014-15 में GDP का 6.2% हिस्सा इसमें एक तरीके से खर्चा किया जाता था, जो कि 2021-22 में बढ़ा करके 8.6% कर दिया गया है। ये बात इसमें की गई है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। यहाँ से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम में। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो अभी 5वां हुआ, NFHS बोलते हैं। इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये 2 तक आ गया, घट गया है, केम डाउन टू 2 इन 2019-22 फ्रॉम 2.2 इन 2015-16। 2015-16 में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 था, जो कि घट के 2019 से 21 के पीरियड के दौरान 2 पे आ गया है। ये बात इसमें की गई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR की बात करें जो कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, एंड इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैव इम्प्रूव्ड इन 2019-21। 2019 से 21 के पीरियड के दौरान जो टोटल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हमारा इम्प्रूव हुआ है, इसमें ये बात की गई है। अगर हम 2015-16 के उसमें देखें तो ठीक है, 2019-21 में ये इम्प्रूव हुआ है, ऐसी बात इसमें की गई है। अंडर जल जीवन मिशन 83 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बिकम हर घर जल डिस्ट्रिक्ट्स। आपको पता होगा एक स्कीम चलती है, मिशन चलता है अंडर जल जीवन मिशन, उसमें 83 डिस्ट्रिक्ट्स को हर घर जल डिस्ट्रिक्ट के तहत उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। इंक्रीज्ड अलॉटमेंट ऑफ फंड्स टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स टू प्रोवाइड बफर फॉर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इन रूरल एरियाज ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो इसमें ये बात की गई है कि महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनऑर्गेनाइज्ड श्रम के लिए बफर उपलब्ध कराने हेतु जो मनरेगा होती है, इन निधियों का अधिक आवंटन या अधिक उसमें ज्यादा क्या किया गया, अलॉटमेंट इसमें किया गया है मनरेगा स्कीम में। तो ये सब बातें थी आपके लास्ट चैप्टर में जो आपके लिए 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से आप इसमें क्वेश्चन अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं SSC के लिए, और साथ ही जो डिफेंस का आपका CDS का एग्जाम होने वाला है उसमें डेफिनेटली यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे।
इस इकोनॉमिक सर्वे और जो कल पेश किया जाएगा बजट वहां से। तो ये था इम्पोर्टेंट आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे। पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे समझना और पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसका एक ओवरव्यू आपके सामने मैं लेके आया जो कि 400-500 पन्ने का होता है। उसमें से हर चैप्टर में से कुछ जो 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपके सामने लाने का मैंने ट्राई किया। तो ये था इकोनॉमिक सर्वे जो आज पेश किया गया। आप इसको जरूर देखना जब भी आपको टाइम मिलेगा, वहां पे आप देख लेना। और ये सारे के सारे ओवरव्यू, सारे पॉइंट्स मैंने पीडीएफ में लिखे हुए हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वहां से आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और इस चीज को समझ लेना है। ठीक है, तो फिर आपको मिलेंगे कल मैं आपके सामने बजट का इसी तरीके से ओवरव्यू लेके आऊंगा, जो कि आपके लिए अगेन मैं आपको बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट, यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बजट सेशन के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।